तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 7 दिन नेक्स्ट संडे, यही मोहलत दी गई है कोलकाता पुलिस को कि संडे तक इस केस को आईने की तरह साफ कर दो, सारे सवालों के जवाब दे दो तो ठीक, और अगर नहीं दे पाए, कुछ भी सवाल बाकी रह गए, तो फिर ये केस कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन अब इस मामले की जांच करेगी। मैं कोलकाता की उस पीजी सेकेंड ईयर जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर पिछले 3 दिनों से पूरे देश में हर तरफ, हर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये केस ही कुछ ऐसा है। जो भी उस जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ 8 और 9 अगस्त की रात को, जब उसकी डिटेल वो सुनता है तो सिहर उठता है। अब तक हम लोग मिसालें दिया करते थे, निर्भया के साथ दरिंदगी हुई, फिर मुंबई की एक लड़की और भी पता नहीं, लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि शायद दरिंदगी की ये इंतहा, इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन फिर एक नया केस आता और लगता है कि नहीं, वो कहाँ, दरिंदगी की इंतहा तो अभी बहुत बाकी है। ये ऐसी कहानी है जिसको जिसने भी बारीकी से सुना और उसकी डिटेल को समझा, वो सिहर उठा है। लेकिन इस कहानी को शुरुआत करूं उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी बात वो ये कि हमारे देश में एक बड़ी अजीब चीज़ है कि जब क्राइम होता है तब भी उसके साथ राजनीति होती है, जबकि क्राइम वो सब्जेक्ट है जिसके साथ पॉलिटिक्स या राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक क्राइम को एक क्राइम के चश्मे से और एक क्रिमिनल को उसी के हिसाब से देखना चाहिए। उसमें कोई पार्टी, कोई एरिया, कोई रिलीजन, कोई जात, कास्ट कोई मायने नहीं रखता। एक क्रिमिनल मतलब वो सिर्फ क्रिमिनल है, पूरी इंसानियत का दुश्मन। और इस केस में जिस तरीके से 7 दिन का वक्त दिया गया है और संडे के बाद सीबीआई को मामला सौंपने की बात कही गई है, सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। 2020 14 जून, मुंबई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत। सीबीआई की टीम पहुंचती है बाद में। क्या कुछ होता है, पूरे देश की मीडिया लगातार 24 घंटे सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर। 4 साल हो गए, इतने सारे पैसे खर्च हो गए उस जांच में, क्योंकि सीबीआई की टीम गई थी। क्या हुआ उस केस का? मुझे लगता है कि ये कोई इतना पेचीदा या उलझा हुआ भी केस नहीं था कि जिसको बताने में देश को कि ये हुआ है कहीं कोई तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन सीबीआई ने क्या किया है, पूरी जांच की, फाइल उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि जब मौका आएगा, जब कुछ ऐसा होगा, तब अचानक निकालेंगे छम से और देश को बताएंगे कि ये है। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई एक फाइल पर बैठकर बैठे हुए 4 साल से, इसका मतलब क्या है? जो तुमने जांच की है अपने पैसे से नहीं की है, टैक्स पेयर के पैसों से की है, टैक्स पेयर्स के इतने पैसे लगे हैं, और तुम 4 साल से मतलब ये भी नहीं समझते हो कि लोगों को बताना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि इस केस की सच्चाई क्या, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, खुदकुशी थी, हत्या थी, जो तमाम बातें हो रही। मतलब फैमिली भी अब खामोश है, क्योंकि अब लग गया कि सीबीआई से भी क्या उम्मीद। और उसी बदकिस्मती से सीबीआई को हर केस में जब लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, यही मांग उठती है सीबीआई को सौंप दो। और सीबीआई का इतिहास उठा के देखें तो कितने केस को सुलझा पाई है। जितनी सुलझाई है उससे ज़्यादा तो उसने उलझा रखा है या फिर ख़राब कर दिया है। बल्कि अगर आप डेटा देखें तो सीबीआई से ज़्यादा अच्छे रिकॉर्ड तो अपने देश की तमाम स्टेट पुलिस की है। कम से कम वो उसको सुलझा देते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है और वो काम करके बता देते हैं। ठीक है, उसमें कई उन्होंने अपनी तरफ से बदमाशी भी करते हैं, लेकिन सीबीआई का रिकॉर्ड तो पूरा ही आप उठा, जितने बड़े हाई प्रोफाइल केस देखिए उसका अंजाम क्या हुआ, कुछ नहीं। और ये सुशांत सिंह राजपूत तो मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए बोला था। तो खैर 7 दिन की मोहलत है कोलकाता पुलिस के पास, लेकिन क्या ये 7 दिन में कोलकाता पुलिस सभी को कन्विंस कर देगी कि जो उसने तफ्तीश की, इन्वेस्टिगेशन की, वो सच, या फिर इसमें भी राजनीति है? कहानी ये है कि 8 और 9 अगस्त की रात थी। कोलकाता में एक बड़ा नामी अस्पताल है, ये सरकारी अस्पताल है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज। आरजी का फुल फॉर्म है राधा कृष्ण, और उन्हीं के नाम पर ये सरकारी मेडिकल कॉलेज है।
इस कॉलेज का अपना एक इतिहास है। इस मेडिकल कॉलेज का इतिहास ये कि 1886 में ये बना था और उसके बाद पहले एक ज़माने में ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में आता था। फिर धीरे धीरे ये एक मेडिकल कॉलेज के तौर पर उभरता गया और आखिर में इस कॉलेज को 12 मई 1948 को डॉक्टर राधा गोविंद कर के सम्मान में इसका नाम रखा गया था, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज। और इस कॉलेज में जो बच्चे आते हैं डॉक्टरी के लिए, जूनियर डॉक्टर के तौर पर ट्रेनिंग के लिए, वो जाहिर सी बात है नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। ऐसी एक लड़की थी जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की। माँ बाप का सपना था इकलौती बेटी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, और बेटी का सपना ये कि मैं अपने माँ बाप को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकालूं। बाप गरीब, कोलकाता से दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करता। फैमिली में 3 ही लोग, वो लड़की और उसके माँ बाप। बाप रोज़ी रोटी चलाने और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए बच्चों के स्कूल के यूनिफॉर्म बेचा करता था और उसी स्कूल के यूनिफॉर्म को बेचकर वो अपना घर चलाता, अपनी बेटी को पढ़ाता। धीरे धीरे बेटी ने 10th किया, 12th किया, उसके बाद डॉक्टरी का एग्ज़ाम पास किया, MBBS की पढ़ाई की। MBBS के बाद अब वो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है और PG की 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। सामने अब पूरा करियर था। माँ बाप जो बचपन से सपना देख रहे थे वो पूरा होने वाला था। बेटी डॉक्टर बनने वाली थी, घर का नक्शा पलटने वाला था, उनकी गरीबी भी दूर होने वाली थी। लेकिन ये सब थी होने वाली थी, हुआ कुछ और। इस जूनियर डॉक्टर 2nd ईयर की जब ये आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में जाती तो इसकी आजकल ड्यूटी लगी हुई थी। हर अस्पताल में आप जाएंगे तो जूनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगी होती है और उनको सारा काम देखना होता है, ख़ासतौर पर इमरजेंसी में, वार्ड में, अलग अलग शिफ्ट लगी होती है। तो इस जूनियर डॉक्टर की शिफ्ट नाइट शिफ्ट थी पिछले कई दिनों से। तो नाइट शिफ्ट में जाती, रात वही करीब 10 बजे के आसपास शिफ्ट शुरू होती और सुबह शिफ्ट ख़त्म होती। फिर वो वहाँ से अपने घर जाती। लाल बाज़ार इलाके में ये हॉस्पिटल था। 8 अगस्त को भी अपने घर से निकली रूटीन रोज़ाना की तरह। उसके बाद अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने के बाद अलग अलग जो भी पेशेंट, जो भी उसकी जिम्मेदारी उसने अटेंड किया, मरीज़ों को देखा। और इसके बाद रात अब करीब 2 बज गए। अब अस्पताल पे मरीज़ों का बर्डन थोड़ा कम हो गया। अस्पताल में सन्नाटा था, मरीज़ कम होने लगे थे। थोड़ा फुर्सत का लम्हा मिला। जूनियर डॉक्टरों ने अपने 4 और जूनियर डॉक्टर जो थे, वो दोस्ती थे, कुलीग थे, उनके साथ बैठकर हॉस्पिटल की कैंटीन में रात का खाना खाया। तब रात के 2 बजे थे। खाना खाने के बाद अक्सर इस इमरजेंसी और वार्ड की ड्यूटी से जब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ थक जाते तो इसी हॉस्पिटल में एक 4th फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था। करीब 25 से 30 लोगों के बैठने की वहाँ कुर्सियाँ थी। जब भी हॉस्पिटल का कुछ फंक्शन होता तो इसी सेमिनार हॉल में होता। 4थी मंजिल पर ये सेमिनार हॉल। लेकिन मेडिकल स्टाफ ने ये किया तो जो नाइट शिफ्ट में होते या दिन में भी होते, जब काम से थक जाते, अब जूनियर डॉक्टर और बाकी लोग, उनके लिए कोई कमरा और बाकी तो होता नहीं है, तो कहाँ सुस्ताएं, कहाँ आराम करें। तो उसी 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल में चले जाते और वहाँ पर जाकर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेते, फिर अपनी ड्यूटी पर चले जाते। ये जूनियर डॉक्टर भी रात का खाना खाने के बाद करीब करीब 2 से 3 के दरमियान, खाना खाने के बाद 2:30 पौने 3 तो बज गए थे, ये 4th फ्लोर पे जाती है और उसी सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ी देर सोचती है कि मैं आराम कर लूँ और फिर बाकी के जो अगले 3-4 घंटे की शिफ्ट बाकी है उसे पूरी करेंगे। तो ये अपने बाकी जूनियर डॉक्टर के साथियों के साथ खाना खाने के बाद उन्हें मतलब एक तरह से बाय कहती है और सेमिनार हॉल में पहुंच जाती है। अब चूँकि हॉस्पिटल था तो ऐसा भी नहीं है कि हर तरफ सन्नाटा हो, मरीज़, उनके तीमारदार, तमाम लोग थे। अब ये जूनियर डॉक्टर एक बार सेमिनार हॉल में जाती है और उसके बाद सुबह तक कुछ पता नहीं। उधर उसके बाकी साथी का भी ये था कि शायद चली गई, निकल गई, अपनी अपनी ड्यूटी में सब बिजी हो गए। अब सुबह हो गई रात से। सुबह के करीब 8:30 बजे थे।
अब भी ये सरकारी अस्पताल बिल्कुल नॉर्मल था, वैसे ही सब कुछ काम चल रहा था। 8:30 बजे हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल का दरवाज़ा खोलता और अंदर जाता है। जब अंदर जाता है तो सामने एक कुर्सी कहें या फिर गद्दा एक पुराना सा पड़ा हुआ है, वहाँ उसकी नज़र पड़ती है और देखता है कि कोई एक लेडी पड़ी हुई है और चारों तरफ खून फैला हुआ। वो करीब जाता है और उसके बाद बदहवास चीखता हुआ बाहर आता है। उसकी शोर सुनकर बाकी लोग आते हैं। कुछ ही देर में अस्पताल के तमाम मुलाजिम, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो गए। जो कुछ सामने देखा उन्होंने, उनकी चीखें निकल गई थी। एक लेडी डॉक्टर, वही जूनियर डॉक्टर, उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो हैं, नीचे के बिल्कुल नहीं। और पूरे जिस्म पर जो दिखाई दे रहा नंगी आंखों से ये वो कि चेहरे से लेकर पैर तक शायद ही कोई ऐसी जगह है जहाँ तक नज़र गई जिस पर ज़ख्म के कोई निशान ना हो। आँखों से खून रिस रहा है, चेहरे से खून रिस रहा है, पूरी बॉडी से खून रिस रहा है। आनन फानन में उस जूनियर डॉक्टर के उस लाश को कपड़ों से ढका गया। आमतौर पर ऐसे ज़ख्मियों को या ऐसी लाशों को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन ये खुद उसी अस्पताल में पड़ी थी। उसके बाद डॉक्टरों ने देखा, कमाल ये है कि डॉक्टर भी देखते हैं और डॉक्टर भी वहीं मौजूद थे। और उसी वक्त ये पता चल गया कि अब उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं। लाश को मुर्दा घर ले जाया गया। थोड़ी देर में शिनाख्त हो चुकी थी कि वही पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, जूनियर डॉक्टर। थोड़ी देर के बाद घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, घर वाले आए और घर वालों के आने के बाद जो हॉस्पिटल के स्टाफ, वहाँ के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जो सीनियर लोग थे, उन्होंने जो कहा वहीं से चीज़ें शुरू हुई। शुरुआत ये हुआ कि शायद खुदकुशी कर ली। एक लड़की जिसके जिस्म पर कपड़ा नहीं है, जिसका जिस्म सर से लेकर पैर तक जख्मी है, ऐसे कोई अपनी जान देता है? फिर आया कि नहीं पता, कुछ और हो सकता है। अब ये तमाम बातें होने लगी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर पूरे अस्पताल के तमाम जूनियर डॉक्टर्स तक ये खबर पहुंच गई। और जिन लोगों ने उसकी लाश देखी, उन्होंने पहली नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि ये सिर्फ मर्डर नहीं है, बल्कि इसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई है। तमाम डॉक्टर अब गुस्से में, क्योंकि एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर के साथ ये सब कुछ। लेकिन गुस्सा अब भी काबू में था। फिर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, अब चूँकि वो सारे डॉक्टर और उन्हीं के डॉक्टरों के बीच की एक जूनियर डॉक्टर जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उस शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ही उन सबको बता दिया कि इसके साथ क्या कुछ हुआ। दोनों आंखों से खून रिस रहा था, मुंह से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, पेट बुरी तरह जख्मी था, बायां पैर टूटा हुआ था, गर्दन भी टूटी हुई थी, दाहिने हाथ टूटे हुए थे, रिंग फिंगर टूटी हुई थी, होठ जख्मी थे, होठ से भी खून रिस रहा था। मतलब जिस्म के जिस हिस्से की तरफ नज़र डालें वो सारी चीज़ें जख्मी तो नंगी आंखों से लोगों ने देख ली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि क्या कुछ हुआ। उसके बाद उस रिपोर्ट में था कि शायद इसके बाद आखिर में गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें एक चीज़ क्लियर नहीं था, और वो ये, एक तो क्लियर किया कि इसके साथ ज़बरदस्ती हुई, लेकिन ये ज़बरदस्ती मौत से पहले हुई या मौत के बाद, यानी जिंदा जूनियर डॉक्टर के साथ हुई या फिर उसकी लाश के साथ, यह भी क्लियर नहीं था। और इसकी वजह यह थी कि दोनों ही चीज़ें पॉसिबल थी। जिंदा जूनियर डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करना या फिर उसकी लाश के साथ करना। खैर, उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसकी जब कहानी आई, अब डॉक्टरों को गुस्सा आया। उसके बाद देखते ही देखते सरकारी अस्पताल में काम काज ठप, और हर जूनियर डॉक्टर ने, और उनकी बड़ी जायज़ मांग थी कि अगर सरकारी अस्पताल में भी वो सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, काम रोक दिया गया। अब पुलिस के ऊपर दबाव। कोलकाता पुलिस शुरू में लगा कि चलो जो भी होगा कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। कोलकाता पुलिस को लेकर अब फिर
एक टीम बनानी पड़ी है स्पेशल। मामला चीफ मिनिस्टर तक गया, पॉलिटिक्स शुरू हुई। शुरुआत में इस केस को यूं ही अनदेखी करने की कोशिश की गई, लेकिन जब पता चला कि अब लोग गुस्से में हैं तो फिर इसकी जांच हुई, और अब जांच जब हुई तो फिर धीरे धीरे करके एक कहानी सामने आई। पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की तो सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से ही जांच शुरू की जहां पर यह लाश मिली थी। अब इस सेमिनार हॉल के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, यानी उसके अंदर क्या हुआ पता नहीं। तो बाहर के कैमरे के हवाले थे कोलकाता पुलिस। उन्होंने आसपास तमाम कैमरों को खंगालना शुरू किया। नाइट ड्यूटी में जो जूनियर डॉक्टर उसके दोस्त थे, कब कब कहाँ किस किस वार्ड में कहाँ इमरजेंसी में उसने ड्यूटी की, उन तमाम चश्मदीदों से पूछताछ हुई। आखिरी बार जिन 3-4 दोस्तों के साथ उसने खाना खाया उनसे पूछताछ हुई, और उन सारी पूछताछ के बाद पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई। टाइमलाइन ये थी कि लगभग 3 बजे के आसपास खाना वाना खाकर ये जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए गई थी, और ये हॉस्पिटल के ज़्यादातर डॉक्टर और स्टाफ नॉर्मल है उनके लिए आराम करने के लिए। क्योंकि अंदर कैमरा था नहीं सीसीटीवी, अब आसपास का जो कैमरा या कॉरिडोर से जो उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते थे उन कैमरों की तरफ पुलिस ने अब अपना फोकस किया ध्यान। इत्तेफाक से ऐसे 2 कैमरे मिले जो उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट को कवर करता था। अब पुलिस ने उस टाइमिंग को देखा, क्योंकि चश्मदीद के हिसाब से जूनियर डॉक्टर 3 बजे से पहले जिंदा थे और बॉडी मिली है 8:30 बजे। तो जो कुछ हुआ 3 से 8:30 के दरमियान हुआ है। तो अब जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू किया तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। उनमें कई नर्स थीं, कई जूनियर डॉक्टर थे, कुछ और स्टाफ थे। तब उनमें किस पे शक किया जाए? लेकिन इत्तेफाक से उन्हीं सबके बीच में, और चूँकि बहुत सारे उसमें जो डॉक्टर का लिबादा जो ड्रेस होती है या नर्स की ड्रेस होती है वो उसमें नहीं, मतलब एक नॉर्मल प्लेन कपड़ों में भी वहाँ से कुछ लोग गुजरे। तो वो जितने लोग गुजरे उन सबको पुलिस ने ज़ीरो इन किया, और हॉस्पिटल के स्टाफ वहाँ के जो हेड हैं उन सबको बिठा कर दिखाना शुरू किया और बोला कि आप आइडेंटिफाई कीजिए इसमें से कौन कौन क्या है। हर एक को दिखाया गया, पता चला कि सारे इसमें से हॉस्पिटल के ही स्टाफ हैं सिवाय के। एक शख्स को जब पुलिस ने पूछा ये कौन है, तो पता चला कि वो स्टाफ नहीं है, वो एक तरह से आप कहें कि सिविल कार्यकर्ता टाइप है, जो बहुत सारे होते हैं ना, समाज सेवी कार्यकर्ता, लोगों की मदद करना, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना। तो ये वो शख्स था जो अक्सर हॉस्पिटल आता और दुखियारों को, जो ऐसे लोग हैं उनको कहता कि भाई एडमिट कर लो। और ये वो शख्स था जो कोलकाता पुलिस के लिए एक तरह से काम भी किया करता था। कोलकाता पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, ये करना है, वो करना है। पता चला उसका नाम संजय रॉय है, संजय रॉय। तो उस रात यहाँ क्या कर रहा था? पुलिस को सीधा लगा केस सुलझ गया। लेकिन फिर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर रात को यहाँ आता है। कई मरीज़ जिनको भर्ती करा जाता है उनको देखने के लिए, उनकी तीमारदारी के लिए भी आता है, कई बार हालचाल पूछने के लिए आता है। पुलिस को लगा कि फिर ये तो रूटीन आता है, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तभी एक पुलिस अफसर की नज़र संजय राय के गले पर गई। इत्तेफाक से जब मौका वारदात का मुआयना किया गया था, जब लाश मिली थी फ्राइडे की मॉर्निंग में, तो आसपास ब्लड, इसके अलावा जूनियर डॉक्टर का लैपटॉप, उसके मोबाइल, सब कुछ मिले थे। कोई भी चीज़ मतलब चोरी नहीं हुई थी। उसी जगह पर एक नेक बैंड ब्लूटूथ एयर मिला था, जो कान में लगाते हैं हम लोग। तो नेक बैंड था, गले में लगाते हैं और वो ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है। तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। लगा कि शायद जूनियर डॉक्टर का है। मोबाइल भी वहीं था। ब्लूटूथ से उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई, पर वो कनेक्ट हुआ नहीं। इस दौरान में पुलिस ने और भी जो बहुत सारे लोग थे उनसे कनेक्ट किया, हुआ नहीं। अब सीसीटीवी में अचानक पुलिस की नज़र संजय राय पर पड़ती है, जो उस वक्त वहाँ पे करीब 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और उसकी चाल से लग रहा है कि वो लड़खड़ा रहा है, शायद नशे में। लेकिन असली चीज़ जो पुलिस की ध्यान गई वो ये कि जब वो जा रहा था तब उसके गले में उसका ब्लूटूथ जो था वो लटक रहा था, नेक बैंड वाला।
लेकिन जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो ब्लूटूथ उसके गले में नहीं था और एक ब्लूटूथ नेक बैंड लाश के पास से बरामद हुई थी। अब ये था कि चूंकि वो डॉक्टर का है नहीं और जिसका भी है कातिल वही है, तो बाकी सीसीटीवी कैमरे में जितने लोग मिले उन सब के फ़ोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अब संजय राय का जब चेहरा आया और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया अक्सर आता है, लेकिन वो चूंकि आता है तो शक तो कर नहीं सकते थे कि पहली बार तो आया नहीं, लेकिन गले से उसका वो नेक बैंड ब्लूटूथ का गायब होना, यहाँ पे पुलिस को शक हुआ। फ़ौरन सुबह उसके बाद एक पुलिस की टीम घर पहुँचती है, संजय राय को लेकर आती है। वो तब भी नशे में था। पुलिस उससे पूछताछ करती है, सवाल कुछ होता है, वो जवाब कुछ देता है, लेकिन उससे पहले ब्लूटूथ पुलिस जो एक आदमी, एक पुलिस वाला, वो उसके मोबाइल में उसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है और यूँ कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही कनेक्ट होता है पुलिस को लगता है कातिल मिल गया। अब पुलिस उसे पकड़ती है, जब उसका नशा उतरता है उससे पूछताछ करती है, उसके मोबाइल को खंगालती है। उसके बाद फिर उस 8 और 9 अगस्त को कहाँ था उसके पूरे टाइमलाइन को खंगालती है और फिर पुलिस कहती है कि इस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट कोई और नहीं, यही संजय राय है। 8 अगस्त की रात को ही संजय राय हॉस्पिटल पहुंचा था। हॉस्पिटल के पीछे आप जाएंगे, किसी भी सरकारी अस्पताल में बहुत बड़े एरिया में होता है, पीछे बहुत सारे सुनसान जगह होती है, तो वो अक्सर हॉस्पिटल आया करता था किसी को भर्ती कराने, किसी को देखने। पीछे बैठकर वो शराब पीता है, देर रात तक शराब पीता है, फिर हॉस्पिटल में घूमता है। और फिर पुलिस का मानना है कि चूंकि सीसीटीवी कैमरे में वो उस तरफ जाता हुआ दिख रहा सेमिनार हॉल और वहाँ से निकलता हुआ, उसके बीच में 40 मिनट का गैप था। मतलब जो कुछ हुआ उस 40 मिनट में हुआ। और ब्लूटूथ सबसे बड़ा सबूत था पुलिस के लिए, क्योंकि मौके से मिला और उसके गले में जाते हुए तो था, आते हुए नहीं था, यानी जब गिरा तो उसे होश नहीं था। तो इसके बाद संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके मोबाइल में झांका गया तो उसके मोबाइल से सारी गंदी पोर्न फिल्में दिखाई दी। पता चला कि वो शराब का आदी है, लती है और इतनी शराब पीता है कि खुद नशे में नहीं रहता। उसकी फैमिली बैकग्राउंड को खंगाला गया तो पता चला कि एक माँ है, लेकिन वो माँ का ख्याल नहीं रखता। एक बहन है, बहन उसकी इस बुरी लत की वजह से उससे अलग रहती है। उसने 4 शादियाँ की, 3 उसकी बुरी हरकतों को या लत को देखते हुए उसे छोड़ गई। चौथी बीवी की मौत बीमारी से 1 साल पहले ही हुई थी और पूरे जितने भी जानने वाला उसका सर्किल है वो सभी उसे गलत निगाह से देखते थे कि इंसान ठीक नहीं है। और बहुत सारे लोग तो उससे खुद यही समझते थे कि वो पुलिस में नौकरी करता, क्योंकि उसने सबको यही बता रखा था, जबकि वो पुलिस के लिए एक तरह से मुखबिरी का काम किया करता था। अब संजय राय को पुलिस ने पकड़कर, कोलकाता पुलिस ने कहा कि उसने इस केस को सुलझा लिया है, लेकिन अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या वो अकेला था, क्योंकि अब 2-3 सवाल उठ रहे हैं। वहाँ के क्राइम रिपोर्टर्स में भी उठ रहे हैं। हमारे खुद एक राजेश साहा कोलकाता के बहुत ही ब्रिलियंट क्राइम रिपोर्टर, उनसे बात हुई तो सवाल ये है कि जो जूनियर डॉक्टर हैं उनका वेट ठीक ठाक था और ये जो संजय राय है ये थोड़ा सा दुबला पतला टाइप है, तो क्या अकेले वो उसने काबू पा लिया? अब यही सवाल पुलिस से पूछा गया कि एक शख्स अकेला जूनियर डॉक्टर को काबू पा सकता था, और इसकी शारीरिक बनावट को देखते हुए, मतलब संजय राय को। तब पुलिस ने इस बात का जवाब दिया कि हो सकता है उसने जाकर अटेम्प्ट की कोशिश की, ज़बरदस्ती करने की, लेकिन उसने विरोध किया जूनियर डॉक्टर ने, और फिर उसने उसको किसी वजनी चीज़ से मारा बेतहाशा। वो बेहोश हो गई। ये बहुत मुमकिन है कि तब तक उसकी सांसें उखड़ चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। तो मौत के बाद उसके साथ उसने ज़बरदस्ती की। इस पॉसिबिलिटी से कोलकाता पुलिस ने इनकार नहीं किया है, क्योंकि जीते जी उसके साथ ज़बरदस्ती करना खुद जो भी विटनेस हैं उनको भी लगता है, दोनों की सारी चीज़ों को देखते हुए कि पॉसिबल नहीं है। या फिर दूसरी थ्योरी ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग थे। तो ज़्यादा लोग थे तो कौन थे वो? क्या हॉस्पिटल के स्टाफ थे या कोई और था? उसके अपने दोस्त थे उसी तरह के शराबी? कौन था? लेकिन बाहरी और कोई शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ नहीं। उसके अलावा जितने हैं सब हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। तो पुलिस को ये कंफर्म करना है और ये कन्विंस करना है कि संजय राय का अकेले का काम है या फिर इसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। और इसको करने के लिए पुलिस के पास नेक्स्ट
संडे तक की मोहलत है, क्योंकि कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को सिर्फ और सिर्फ संडे तक की मोहलत दी है और कहा है कि अगर आपने संडे तक इस केस को नहीं सुलझाया तो मैं ये केस सीबीआई को सौंप दूंगी। लेकिन मेरा दूसरा है वो ये है कि सीबीआई को अगर केस सौंपा जाता है तो इस केस का हश्र क्या होगा पता नहीं। Yeah.